हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेस्टमेट चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सबों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया हो। जिन किन्होंने भी अभी तक नहीं किया है वो अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन, बीटीएससी, आरआरबी, केजीएमयू और डी ट्रिपल एसबी के लिए, तो आज हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं सवाल लेकर रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग के। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट आर द प्रॉपर ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एपी एब्डोमेन। एपी एब्डोमेन के लिए प्रॉपर ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? तो बेसिकली हम लोग पेशेंट को क्या बोलते हैं, आइदर सांस लेके रोक के रखने के लिए, या फिर तेजी से सांस लेने के लिए, या फिर रुक रुक के सांस लेने के लिए, या फिर पूरी सांस छोड़कर और शांत से रहने बोलते हैं। सो फॉर द एपी एब्डोमेन हम लोग बेसिकली पेशेंट को फुल एक्सहेलेशन का इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज फुल एक्सहेलेशन ये आपके कंप्लीटली विजुअलाइजेशन में हेल्प कराएगा। क्यों कराएगा? because this increases the surface area how कैसे ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा? बाय पुशिंग डायफ्राग्राम, या फिर डायफ्राग्राम हमारा कहाँ चला जाएगा? सुपेरियर मोस्ट पोजीशन में। कहाँ चला जाएगा ये? डायफ्राग्राम इन सुपेरियर मोस्ट पोजीशन। तो जब डायफ्राग्राम आपका ऊपर चला जाएगा, जब रिलैक्स हो जाएगा, सुपेरियर मोस्ट पोजीशन है ना, तो डायफ्राग्राम जब हमारा ऊपर चला जाएगा ये बेसिकली इट गोज अप, तो रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करेगा तो बेसिकली हमारा एरिया बढ़ जाएगा। सो दिस इनेबल्स द बेटर विजुअलाइजेशन। क्या होगा ये? बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। बेटर विजुअलाइजेशन है ना, बेटर विजुअलाइजेशन करवाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टैक ऑफ क्वाइन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये पैथोलॉजी से है। स्टैक ऑफ क्वाइन साइन रिप्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में स्टैक ऑफ क्वाइन साइन निम्न में से क्या रेफर करता है? एंड द ऑप्शंस आर क्रोन्स डिजीज, डायवर्टिकुलाइटिस, सीलियक डिजीज और इंटुससेप्शन। तो बेसिकली ये जो स्टैक ऑफ क्वाइंस होता है ये आपका क्या रेफर करता है? दिस रेफर्स टू द क्रोन्स डिजीज। क्यों करता है ये क्रोन्स डिजीज में? चलिए ये इसका इमेज होना चाहिए हमारे पास। आप लोग को इमेज दिखाते हैं पहले कैसा ये इमेज बनता है। ये देखिए स्टैक ऑफ क्वाइंस आपका बन रहा है ना, अरेंजमेंट ऑफ क्वाइंस। ये क्यों बन रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द, क्यों बन रहा है ये? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ एंड यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ स्मॉल बाउल बनेंगे आपका, अराइज फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ स्मॉल बाउल लूप्स। क्यों बन रहा है ये? इन्फ्लामेशन एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन and swelling of a small bowel loops। स्मॉल बाउल के लूप्स के इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाने से ये आपका बनता है ना। ओके चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच पैथोलॉजी इज आइडेंटिफाइड बाई बूट शेप हार्ट इन अ चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में निम्न में से कौन सा पैथोलॉजी को हम लोग बूट शेप ऑफ हार्ट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं? तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपका हार्ट शैडो होता है वो बूट के शेप में चला आता है। बूट के शेप में आने से क्या होगा? ये एक अलग तरह की पैथोलॉजी है। इसमें निम्न में से कौन सी पैथोलॉजी में किस कंडीशन में ऐसा होगा? एंड द ऑप्शंस आर प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन कहाँ होगा? हमारा हार्ट में होगा क्या? ये लंग्स में होता है ना। हार्ट में क्या होगा आपका? पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ना। अओर्टिक एन्यूरिज्म ये भी बिल्कुल नहीं होता। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? एयर इन थोरैक्स रीजन है ना। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट,
ये क्या होता है हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है। इसमें बेसिकली होता क्यों है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एनीवन फ्रॉम द सेशन, चलिए बताइए फटाफट से, एनीवन फ्रॉम द सेशन, बूट शेप ऑफ हार्ट इज काउज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, ये एक कंजेनाइटल डिजीज है ना, ये क्या है, ये इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज, पहले ये लिख दे रहे हैं कंजेनाइटल डिजीज, और ये किसके वजह से होता है, एनीवन फ्रॉम द सेशन, व्हाई इट अकर्स, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल के हाइपरट्रॉफी होने की वजह से टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड, और किसकी वजह से होता है ये, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, अओर्टा के ओवर राइड हो जाने से होता है ये, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। चलिए देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, डायग्नोसिस से है, चेस्ट एक्सरे से। चेस्ट एक्सरे में टेट्रा बूट शेप हार्ट हमें कब दिखेगा, है ना, बूट शेप हार्ट शेडो कब दिखेगा, तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में दिखता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, अओर्टा के ओवर राइडिंग से ये होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉर्डोटिक व्यू, इसकी इमेज आप लोगों को नहीं दिखा है ना, चलिए आइए इसका इमेज दिखाते हैं, आई होप मेरे पास इसका इमेज हो। ये देखिए बूट शेप हार्ट, जूते के आकार का आपका हार्ट हो जाता है। ये देखिए यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक जूते के आकार का हमारा हार्ट शैडो दिख रहा है ना, सो दिस इज व्हाट वी कॉल टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, बूट शेप ऑफ हार्ट, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉर्डोटिक व्यू, लॉर्डोटिक व्यू का निम्न में से कौन सा प्राइमरी पर्पस है। तो बेसिकली लॉर्डोटिक व्यू होता क्या है, ये हम लोग किसके लिए करते हैं, एपाइसिस ऑफ लंग्स के लिए करते हैं, लंग्स के एपाइसिस को देखने के लिए करते हैं, जिसमें बेसिकली लोब्स भी आपको इजिली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या है ये ऑप्शंस, टू विजुअलाइज द एपाइसिस, टू विजुअलाइज द डायफ्राम, टू विजुअलाइज द हार्ट, टू विजुअलाइज द रिब्स। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, टू विजुअलाइज द एपाइसिस। देखिए बेसिकली लॉर्डोटिक व्यू में पेशेंट को हम लोग थोड़ा बेंड कर देते हैं, जो पोजीशनिंग होती है, आइए इसकी इमेज दिखाते हैं आप लोगों को। द पेशेंट लीन्स बैकवर्ड, पेशेंट बैकवर्ड लीन करता है ना। देखिए ये हमारा पोजीशनिंग और ये एक्सरे है। पेशेंट को हम लोग वी आस्क द पेशेंट टू लीन बैकवर्ड ऑन द इमेज रिसेप्टर, इमेज रिसेप्टर पे पेशेंट को हम लोग लीन करने के लिए कहते हैं, एंड द इमेज इज लाइक दिस। ये देखिए आपका ऊपर एपेक्स रीजन, एपाइसिस ऑफ लंग्स दिख रहे हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लार्ज एंड ऑफ क्लेविकल इज, निम्न में से कौन सा क्लेविकल का लार्ज एंड है। तो पहले ये देखिए कि क्लेविकल का एंड कौन कौन सा है, लैटरल, मीडियल, एक्रोमियल, ये तीन एंड होते हैं। अब इनमें से लार्ज एंड कौन सा होता है, तो बेसिकली जो मीडियल एंड होता है, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, अस्टर्नल एंड, क्या बोलते हैं, अस्टर्नल, नॉट अस्टर्नल, अस्टर्नल एंड, है ना। ये आपका कितना, ये इट इज द लार्ज एंड ऑफ क्लेविकल, ये कितना होता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ क्लेविकल लेंथ, क्लेविकल की जितनी लेंथ होती है उसमें 2/3 लेंथ मीडियल और अस्टर्नल एंड की होती है, ठीक है। ओके चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द रिस्ट, रिस्ट में निम्न में से कौन सा बोन सबसे छोटा होता है। तो ये आप लोगों को पता भी होगा। सबसे पहले अगर रिस्ट की हम लोग बात करें तो रिस्ट में हमारे 2 रोज में देर आर 2 रोज ऑफ अरेंजमेंट, 2 रो, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो में बोन्स का अरेंजमेंट होता है ना। चलिए वो आगे देख लेंगे अगर सवाल मिले आगे तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है हमारा, पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द रिस्ट। 2 रो होता है बेसिकली, चलिए ये भी देख ही लेते हैं। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल
और दूसरा होता है डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल रो में क्या कौन कौन सा आपका आएगा, कौन कौन से बोन आते हैं प्रॉक्सिमल रो में, एनीवन फ्रॉम द सेशन? ये देखिए स्केफॉइड, ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, एंड पिसिफॉर्म, ये आपके आते हैं प्रॉक्सिमल रो में। और डिस्टल रो में कौन कौन से आएंगे? डिस्टल रो में हमारे आ जाएंगे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, कैपिटेट एंड हैमेट। बेसिकली ये दो अरेंजमेंट जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, अक्सर इनसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो बेसिकली इसमें जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो कौन सा होता है? पिसिफॉर्म। इसकी इमेज भी है हमारे पास, दिखाते हैं आप लोगों को इमेज। ये देखिए, एक सवाल इससे अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था आपका MCRE, उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग हर एग्जाम में इमेज बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। ये देखिए आपका एक है आपका जैसा कि आप लोगों को हम बताएं डिस्टल रो और प्रॉक्सिमल रो। तो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सा आपका आएगा? स्केफॉइड, है ना। ये आपका अरेंजमेंट है। बेसिकली आई थिंक हैमेट या किसी का पूछा गया था, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे कौन से बोन्स का अरेंजमेंट है और क्या नाम है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्ट बोन इज मेड अप ऑफ। चलिए फिर से वही इमेज की बात करेंगे हम लोग। कितने बोन्स है काउंट कर लेते हैं, कितने बोन्स हैं? एनीवन फ्रॉम द सेशन? रिस्ट बोन में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, स्केफॉइड, ल्यूनेट, हैमेट, कैपिटेट, ट्रिकेट्रम, पिसिफॉर्म। टोटल कितने बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। ऑप्शन में है हमारे पास 8 है ना। 22 कहाँ होता है? स्कल में होता है। फेसियल प्लस 8 बोन ऑफ स्कल, 22, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़े। इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट एटलस एंड एक्सिस इन एपी प्रोजेक्शन द पेशेंट इज आस्क्ड टू। एटलस और एक्सिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एपी प्रोजेक्शन में हम लोग पेशेंट को क्या कहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? तो बेसिकली C1 और C2 की हम लोग बात कर रहे हैं। एटलस किसे बोलते हैं? एटलस फॉर C1, और एक्सिस किसे बोलते हैं? C2 को, है ना। तो फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ C1 एंड C2 व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट? मरीज को हम लोग क्या सलाह देते हैं, किस तरह से? तो ब्रीथ नॉर्मली, क्लोज द माउथ, ओपन द माउथ, और मूव द हेड साइड टू साइड। बेसिकली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि मुंह को ओपन करके रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन माउथ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन माउथ प्रोजेक्शन, है ना। फॉर C1 C2, फॉर C1 एंड C2 इसमें क्या क्या आपको दिखेगा? जेफरसन फ्रैक्चर। C1 के लिए आपको जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं? जेफरसन फ्रैक्चर, जेफरसन्स फ्रैक्चर। किसके लिए होगा ये? C1 के लिए। और क्या दिखेगा? हैंगमैन फ्रैक्चर, ये किसके लिए होता है? C2 के लिए होता है। बेसिकली C2 में और क्या होता है आपका? डेंस या ओडेंटॉइड प्रोसेस, डेंस और ओडेंटॉइड प्रोसेस, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज हम लोग कराते हैं। एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द माउथ। पेशेंट को हम लोग ओपन माउथ बोलते हैं करने के लिए। देखिए इसकी इमेज दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका C2 है, C2 फैसेट, पेडिसल, C1 ओडेंटॉइड प्रोसेस, जो कि आप लोग को हम बताएं डेंस प्रोसेस विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द C2।
एक्सेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंटरलोबर इफ्यूजन ऑफ द चेस्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन। देखिए दो बातें आएगी, एक आपकी आएगी इंटरलोबर इफ्यूजन, दूसरा आएगा प्लूरल इफ्यूजन। तो इंटरलोबर इफ्यूजन के लिए हम लोग लॉर्डोटिक व्यू करते हैं और प्लूरल इफ्यूजन के लिए हम लोग डेक्यूबिटस करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। इंटरलोबर इफ्यूजन ऑफ द चेस्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन, बेसिकली लोब्स की बात कर रहे हैं। तो लोब्स कितने होते हैं हमारे, एनीवन फ्रॉम द सेशन, कितने लोब्स होते हैं? राइट लंग्स में, राइट लंग्स हैज 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में कितना लोब्स होता है? लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉर्डोटिक व्यू करते हैं। लॉर्डोटिक व्यू और क्या है, किसके लिए क्या है? फॉर द विजुअलाइजिंग ऑफ द एपाइसिस ऑफ लंग्स, लंग्स एपाइसिस को विजुअलाइज कराने के लिए हम लोग लॉर्डोटिक व्यू भी करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। When the patient lies in the lateral recumbent position, the cassettes placed behind the patient and the horizontal beam is used. This projection is termed as, जब पेशेंट लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन में होगा और कैसेट उसके पीछे लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल बीम का इस्तेमाल करेंगे, तो इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। आइए पहले आप लोग को इमेज दिखाते हैं, इस इमेज से ज़्यादा बेटर आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। देखिए इमेज देखिए, ये है आपका लैटरल रिकम्बिनेंट, जिसकी हम लोग बात किए अभी, लैटरल रिकम्बिनेंट। दिस इज द लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन, दिस इज द ये आपका राइट लैटरल रिकम्बिनेंट है और ये लेफ्ट लैटरल रिकम्बिनेंट है। अब इमेज के बेसिस पे आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, लैटरल डेक्यूबिटस, वेंट्रल डेक्यूबिटस, डॉर्सल डेक्यूबिटस और एक्सियल व्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैटरल डेक्यूबिटस व्यू हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। जीरो रेडियोग्राफी इज यूज्ड फॉर, फिर से ये सवाल आया है, हम लोग पिछले सेशन में भी किए थे ये सवाल। जीरो रेडियोग्राफी, बेसिकली जीरो रेडियोग्राफी में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनीवन फ्रॉम द सेशन बताइए कोई भी। जीरो रेडियोग्राफी में कोई भी हम लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग एमॉर्फस सिलेनियम के इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड इट इज बेस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स के लिए ये बेस्ट होता है। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल हमारा ऑस्टियोलॉजी से है। पटेला, पटेला इज पटेला क्या है, निम्न में से कौन सा बोन है पटेला, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन और सिस्मोइड बोन। तो फ्लैट बोन्स के एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन है बताइए, एनीवन फ्रॉम द सेशन। फ्लैट बोन कौन कौन से हैं, ऑसिपिटल बोन, पेराइटल बोन, are the example of flat bone. irregular bone, irregular bone के एग्जांपल हमारे पास क्या है, वर्टिब्री, है ना। लॉन्ग बोन्स, फीमर एंड ह्यूमरस, सेस्मोइड बोन। तो हमारे पास कौन सा बचता है, पटेला किस तरह का बोन है, पटेला इज अ सेस्मोइड बोन। और आप लोगों को एक चीज और बताएं, पटेला इज द लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन कौन है, पटेला ही कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन इज, निम्न में से बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है ना। ऑप्शंस हमारे पास है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ओके ठीक है, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, आयरन। आयरन किस में होता है आपका, हीमोग्लोबिन में होता है, हीम कंपोनेंट, है ना। कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बोन्स के मेन कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसमें बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ
और ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मैमोग्राफी। फिर से सवाल मैमोग्राफी का आया है, इससे पहले भी हम लोग मैमोग्राफी का सेशन कर चुके हैं। तो मैमोग्राफी के केस में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, वी यूज टू गिव द कंप्रेशन देते हैं फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन, और क्या देते हैं, बहुत ज्यादा हाई केवीपी हमारा नहीं होता क्योंकि ये आपका सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी के अंडर में आता है। तो बेसिकली देखते हैं इस तरह का हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। इट यूजेस सॉफ्ट रेडिएशन इज, हमारा ध्यान दीजिएगा फॉल्स पूछा गया है, ट्रू नहीं, तो ये तो ट्रू है आपका, है ना। इट हैज मॉलिब्डेनम फिल्टर, ये भी आपका ट्रू है। इट रिक्वायर्स हाई केवीपी, यही हमारा गलत है। इट इज डन टू इवेल्युएट द ब्रेस्ट डिजीज, वेरी गुड, ये भी सही है। तो बेसिकली किसके लिए हम लोग करते हैं, विच इज फॉल्स फॉर मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के केस में हम लोग हाई केवीपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितना होता है आपका, लेस देन 35 केवीपी का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन व्यू यूज ड्यूरिंग चेस्ट एक्सरे, ये आप सबों को बहुत अच्छे से पता होगा। चेस्ट एक्सरे के दरमियान में सबसे ज्यादा आमतौर पे व्यू कौन सा किया जाता है, तो ये चेस्ट पीए व्यू है, बिकॉज इट गिव्स द बेटर इमेजिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। और इसी से आप लोगों को एक टॉपिक आता है डोमिसिलरी रेडियोग्राफी, पता नहीं आप लोग सुने हैं या नहीं, डोमिसिलरी रेडियोग्राफी। ये क्या होता है, ये आप लोग हमें बताएंगे। यू ऑल हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, आप सबको इसे कमेंट सेक्शन में बताना है और फिर अगले सेशन में इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काई लाइन व्यू, देखिए ये सारे जो जितने भी नेम प्रोजेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, और इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो स्काई लाइन व्यू किसके लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है, व्हाट इज द टेक्निक फॉर दिस। तो स्काई लाइन व्यू टैलस, पटेला, स्कैपुला, हिप जॉइंट। स्काई लाइन व्यू बेसिकली पटेला के लिए किया जाता है। इट इज द एक्सियल प्रोजेक्शन। आइए आप लोगों को इसका इमेज दिखाते हैं। सॉरी हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है शायद, कोई बात नहीं। चलिए ये आपका एक्सियल प्रोजेक्शन होता है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्ट्राइकर्स व्यू, स्ट्राइकर्स व्यू हम लोग किसके लिए करते हैं, स्ट्राइकर्स व्यू इज डन फॉर, निम्न में से किस पार्ट के लिए स्ट्राइकर्स व्यू किया जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं शोल्डर, नी, एंकल, हिप। तो चलिए पहले इमेज देखिए, इमेज से आप लोग को ज्यादा बेटर क्लियर होगा किसके लिए हम लोग स्ट्राइकर्स व्यू करते हैं। आइए दिखा रहे हैं आप लोगों को इमेज हम स्ट्राइकर्स व्यू की। इमेजेस थोड़े इधर उधर हो गए आई गेस। ये देखिए स्ट्राइकर्स व्यू है। अब इमेज देख के आप लोग मुझे बताइए कि स्ट्राइकर्स व्यू किसके लिए हम लोग करते हैं। एनीवन फ्रॉम द सेशन, स्ट्राइकर्स व्यू किसके लिए किया जाता है। ये देखिए ये कौन सा पार्ट है आपका, शोल्डर, फॉर द पोस्टेरियर इवेल्युएशन। शोल्डर के पोस्टेरियर पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए, पोस्टेरियर ह्यूमरस है ना, पोस्टेरियर ह्यूमरस इवेल्युएशन स्ट्राइकर्स व्यू इज परफॉर्म्ड। आइए देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है हमारे पास। तो शोल्डर के लिए और पोस्टेरियर ह्यूमरस इवेल्युएशन, पोस्टेरियर ह्यूमरस की इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग करते हैं स्ट्राइकर्स व्यू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लॉर्डोटिक व्यू ऑफ चेस्ट इज डन फॉर, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एपाइसिस ऑफ लंग्स। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ इन्वर्टोग्राम बेसिकली डन फॉर, देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है। इन्वर्टोग्राम, इन्वर्टोग्राम क्या होता है पहले इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है, इन्वर्टोग्राम बेसिकली उल्टा करके रखते हैं। दिस इज परफॉर्म्ड इन न्यूनेट्स, जो बच्चे जन्म लेते हैं। इट इज डन फॉर द इवेल्युएटिंग द कंजेनाइटल एनामली, कंजेनाइटल एनामली को डिटेक्ट करने के लिए इसका हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है आपका एनल अट्रेसिया। अब बोलिए ये क्या होता है सर। तो एनल अट्रेसिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चों की एनल कैनाल कंप्लीट ओपन नहीं हो पाती है ना। वैसे बच्चे जिनके जन्म के बाद एनल रूट ओपन नहीं होते हैं, तो उनमें सर्जरी करके वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन क्या क्या है। और एक चीज और, दिस इज परफॉर्म्ड इन
नियोनेट्स। किस में होगा ये? जब भी किया जाएगा तो ये नियोनेट्स में किया जाएगा, नवजात शिशु में किया जाएगा, जिनकी आयु कितनी होगी? 18 आवर्स टू 48 आवर्स, 18 से 48 घंटे के बीच के बच्चों में ये किया जाता है। दिस इज बेसिकली डन। इसमें कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं? बच्चों को इन्वर्ट करके हम लोग होल्ड करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट। और दूसरी बात क्या होती है इसमें? गैस हैज टेंडेंसी टू राइज अप, गैस हैज टेंडेंसी टू राइज अप, और इसी का इस्तेमाल करके इसमें सर्जरी किया जाता है, इसकी इवेल्युएट की जाती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? सस्पेक्टेड एनल एट्रेसिया। इसकी इमेज दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, एक मेटेलिक क्वाइन या माइक्रोपोर से हम लोग उसे चिपका देते हैं पेशेंट के बेबी के सस्पेक्टेड एनल ओपनिंग के पास में, और बेबी को इन्वर्ट करके हम लोग उसका एक्सरे लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीरीज ऑफ एक्सरे फॉर एक्यूट एब्डोमेन। बहुत अच्छा सवाल है। एक्यूट एब्डोमेन को करने हेतु निम्न में से कौन कौन से सीरीज मतलब सीरीज में कौन कौन से हम लोग एक्सरे सिक्वेंशियली लेते हैं? एंड द ऑप्शंस आर एब्डोमेन एपी सुपाइन, एब्डोमेन एपी इरेक्ट, लैटरल डेक्यूबिटस, चेस्ट पीए व्यू इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली एक्यूट एब्डोमेन के लिए हम सारे एक्सरे करते हैं और ये एक सीरीज में किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लैटरल डेक्यूबिटस व्यू डेमोन्स्ट्रेट। देखिए इस सवाल की हम बात किए थे आप लोगों को लॉर्डोटिक व्यू में। लॉर्डोटिक व्यू का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द एपाइसिस ऑफ लंग्स। और डेक्यूबिटस व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इन द डेक्यूबिटस व्यू इज परफॉर्म्ड, क्यों करते हैं इसका परफॉर्म हम लोग? टू डायग्नोज और टू इवेल्युएट द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन द अपोजिट साइड। अगर पेशेंट के राइट साइड में एयर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लेफ्ट साइड पे लेटाएंगे, है ना। क्योंकि एयर की क्या टेंडेंसी होती है? देखिए आप लोगों को फिर से भी हम बताएं, एयर हैज टेंडेंसी टू राइज अप, और फ्लूइड का क्या टेंडेंसी होता है? फ्लूइड और वाटर, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू सेटल डाउन, है ना, सेटल डाउन। तो जब पेशेंट को हम अफेक्टेड साइड पे लेटाएंगे तो उसमें हम लोग प्लूरल इफ्यूजन देखेंगे, और नॉन अफेक्टेड साइड पे लेटाएंगे तो क्या दिखेगा? न्यूमोथोरैक्स देख सकते हैं, एयर देख सकते हैं, एयर इन द प्लूरल कैविटी देखेंगे। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑन द अफेक्टेड साइड टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, बिल्कुल सही है। ऑन द नॉन अफेक्टेड साइड टू डेमोन्स्ट्रेट एयर इन द प्लूरल कैविटी, दोनों सही है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारा? बोथ ए एंड बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन स्टर्नम एंटीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन व्हाई द पेशेंट इज रोटेटेड आइदर साइड। एंटीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन स्टर्नम के करने के दरमियान में हम लोग उसे रोटेशन क्यों देते हैं? बेसिकली जितने भी रोटेशन और स्पेशल मूवमेंट की हम लोग जो बातें करते हैं, दिस इज टू अवॉइड द ऑब्सक्यूरेशन। पेशेंट के ओवरलैपिंग, सुपर इम्पोजिंग और ऑब्सक्यूरेशन को अवॉइड करने के लिए ये करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। रेडियोग्राफिक फैक्टर बिकम्स लेस टू अवॉइड द सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्टर्नम ओवर थोरैसिक वर्टिब्री, बोथ ए एंड बी, नन। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू अवॉइड द सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्टर्नम ओवर थोरैसिक वर्टिब्री। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांस थोरैसिक लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये। ट्रांस थोरैसिक लैटरल व्यू शोल्डर के करने के दरमियान में इफ द पेशेंट इज अनेबल टू लोअर द अफेक्टेड शोल्डर, अगर अफेक्टेड शोल्डर को वो नीचे करने में, लोअर करने में अनेबल है, असक्षम है, एंड वाइल एलिवेटिंग द अपोजिट एक्सट्रीमिटी, एक एक्सट्रीमिटी को नीचे करना है और दूसरी एक्सट्रीमिटी को ऊपर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसा कर पाने में पेशेंट असक्षम है? एंड द ऑप्शंस आर सेंट्रल रे शुड बी एट 90 डिग्री, सेंट्रल रे शुड बी एट 100 to 25 डिग्री with caudal angulation, central ray should be at 10 to 25 degree with cranial angulation, both B and C। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है? सेंट्रल रे को 10 से 25 डिग्री का हम लोग काउडल एंगुलेशन देते हैं। कितना देते हैं?
10 से 25 डिग्री का काउडल एंगुलेशन देता है और ये बेटर विजुअलाइजेशन आपका करवा देता है ना। तो ध्यान रखना है ये सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल, व्हेन टेकिंग अ स्विमर्स व्यू का इमेज लेने के दरमियान में किस तरह से हम लोग पेशेंट की पोजिशनिंग करते हैं और हमारा सेंटरिंग का होगा, सेंटरिंग कहां होगा। तो ये ध्यान दीजिए, स्विमर्स पोजिशनिंग की बात करें अगर, तो स्विमर मीन्स क्या होता है, तैराकी। तैराकी किस तरह से होता है, एक हाथ ऊपर होता है एक हाथ नीचे होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, पोजिशनिंग कैसा होगा, तो वन हैंड अप एंड वन हैंड डाउन, है ना। तो ये बेसिकली किसके लिए करते हैं, दिस इज बेसिकली परफॉर्म्ड फॉर सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन, C7 T1 जंक्शन। किसके लिए किया जाता है, C7 T1 जंक्शन को इवेलुएट करने के लिए स्विमर्स व्यू किया जाता है। और इसमें किसी भी तरह का ट्यूब टिल्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, थ्रू द C7 प्रोमिनेंस 15 डिग्री टिल्ट, ये बिल्कुल नहीं होना है। थ्रू C7 प्रोमिनेंस एंड नो ट्यूब टिल्ट, ठीक है। थ्रू C7 प्रोमिनेंस एंड 15 डिग्री ट्यूब टिल्ट टुवर्ड्स फ्लोर, ये भी नहीं। थ्रू द इंफीरियर एज ऑफ द स्कैपुला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को हम बताएं, C7 प्रोमिनेंस विथ नो ट्यूब टिल्ट, है ना। आइए इसकी इमेज दिखाते हैं आप लोगों को। इमेज शायद नहीं आ पाया है, चलिए कोई बात नहीं। हाउ मस्ट द पेशेंट आर्म बी पोजिशन्ड फॉर अ गुड एपी प्रोजेक्शन ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला का एपी प्रोजेक्शन करने के लिए पेशेंट का आर्म का किस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या है, एडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड, एबडक्टेड, एक्सट्रीमली रोटेटेड। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए एडक्शन क्या है, एबडक्शन क्या है। एडक्शन इज द मूवमेंट टुवार्ड्स द मिडलाइन ऑफ बॉडी, बॉडी के तरफ अगर हम मूवमेंट करेंगे तो ये कैसा होगा, एडक्शन कहलाएगा। और अगर बॉडी से दूर लेके जाएंगे तो क्या कहलाएगा, एबडक्शन। अगर बॉडी के तरफ रोटेशन होगा तो इंटरनल रोटेशन। बॉडी के बाहर होगा, अगर लैटरल साइड में जाएगा तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन। आइए सवाल देखते हैं। तो ये हम लोगों को एपी प्रोजेक्शन में क्या दिखाएगा, सब बेटर क्या जाएगा आपका, एबडक्शन, है ना। देखिए फिर से यहाँ पे बी लिखा गया, यहाँ आपका ऑप्शन बी है, ये सी है ना। तो ये क्या कहला जाएगा आपका, एडक्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फॉर द एपी व्यू ऑफ कॉकिक्स द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड। कॉकिक्स के एपी व्यू के लिए सेंट्रल रे हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे, इसकी बात की जा रही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। 25 डिग्री टुवार्ड्स हेड, 10 डिग्री टुवार्ड्स हेड, 25 डिग्री टुवार्ड्स फिट और 10 डिग्री टुवार्ड्स फिट। देखिए ये सवाल कहने को तो बहुत छोटा है, पर छोटी छोटी चीज़ों में हमारी गलतियां हो जाती है और इनसे ही दिक्कत आती है। और छोटी छोटी गलतियां ही आपको कहीं ना कहीं पिछाड़ देती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे चीज़ों को बहुत सहजता से साथ में लेकर चलना है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनीवन फ्रॉम द सेशन, कौन बताएंगे। तो बेसिकली इसकी जो एंगुलेशन कितनी होती है, 10 डिग्री टुवार्ड्स फुट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिन किन्हीं को भी दिक्कत लगे जिस सवाल में, वो हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में वो हमारे सवाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक को कवर जल्द से जल्द किया जाए। आइए अगला सवाल। मैनोब्रियम इज द पार्ट ऑफ, मैनोब्रियम इज विच पार्ट ऑफ द अस्टर्नम। अस्टर्नम का कौन सा पार्ट है मैनोब्रियम। तो देखिए अस्टर्नम में बेसिकली 3 पार्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला पार्ट आपका होता है मैनोब्रियम, दूसरा होता है आपका बॉडी, तीसरा होता है ज़ाइफॉइड प्रोसेस। आइए हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो मैनोब्रियम इज द मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट कौन सा है हमारा, बॉडी है, तो ये नहीं होगा। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट में क्या है, ज़ाइफॉइड प्रोसेस है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, मैनोब्रियम इज द अपर पार्ट ऑफ द अस्टर्नम। अगला सवाल, व्हाट आर द प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना।
व्हाट इज द प्रॉपर ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एपी एब्डोमेन। बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें बेसिकली पेशेंट को हम लोग एक्सहेलेशन के लिए बोलते हैं, फॉर द फुल एक्सहेलेशन, है ना, ताकि जो डायफ्राम है वो ऊपर चला जाए, वो रिलैक्स हो जाए और बेटर विजुअलाइजेशन आपका सारे स्ट्रक्चर्स का हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आप सबों को समझ में आया होगा, और जिन किन्हीं को भी दिक्कत हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितने भी आपके मित्र, सहपाठी, दोस्त, यार जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल जरूर से जरूर पहुंचाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।